12 मार्क्स, पूरे 12 मार्क्स। स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूं फाइनल अकाउंट की। क्या पूरे 12 मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है फाइनल अकाउंट में? मेरा जवाब है हाँ। कैसे? तो प्रैक्टिस से। मैं आपको सिखाने वाला हूं 20 वीडियोस में पूरा फाइनल अकाउंट, और हर वीडियो में वीडियो एक्सप्लेन करने के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन बनाऊंगा, और जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उसको आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपकी बढ़ेगी समझ, और वो समझ बढ़ने से आप स्कोर कर सकते हो पूरे 12 मार्क्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट, ये है प्रोफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो हमें बताता है कि आज की तारीख में हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमारे पास क्या असेट्स है, हमारे पास क्या लाइबिलिटीज है। असेट्स यानी समझ लो कि प्रॉपर्टी जिसको कल को बेच के आपको पैसे आएंगे, या तो आज की तारीख में आज उस वजह से आपको पैसे आ रहे हैं। लाइबिलिटीज वो चीज है जो आपको कल को पे करना पड़ेगा या आज पे करना पड़ेगा, जो लोगों से आपने पैसे उधार लिए हुए हैं किसी कारण की वजह से। तो सबसे पहले हम करेंगे एसेट्स, जिसमें है गुडविल। गुडविल होता है बिजनेस का रेप्यूटेशन। बिजनेस रेप्यूटेशन की वजह से चलता है। अगर आपने पास्ट में अच्छे काम किए हैं, अच्छे बिजनेस को अच्छे तरीके से सर्विस दी है कस्टमर को, तो वो जरूर आपके पास वापस आएंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर आप फोन खरीदना चाहेंगे तो कौन से नाम आपके दिमाग में आएंगे? तो है ओप्पो, आईफोन, सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ये सारे नाम हैं जिन्होंने मार्केट में अपना रेप्यूटेशन किया है। इस वजह से लोग उसे खरीदते हैं, लोगों के दिमाग में पहले ही इनके ही नाम आते हैं, और इस वजह से इनको बिजनेस मिलता है। तो डेफिनेटली गुडविल हमारे लिए एसेट्स है। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग समझ लो मेरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को कल के वो बेच के मुझे पैसे आ सकते हैं, तो वो मेरे लिए हो जाएगा एसेट्स। इसमें है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन यानी जब एसेट्स हम यूज करते हैं और उसकी वैल्यू कम हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। अगर सोचो हमने एक मोबाइल खरीदा, आज 10,000 में खरीदा, तुम ही बताओ मुझे कि 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी? तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू 10,000 से 8,000 हो चुकी रहेगी या 5,000 हो चुकी रहेगी। जो भी उसकी वैल्यू रहेगी, जितने टाइम यूज करोगे उसका वैल्यू उतना ही कम होते जाएगा। तो डेप्रीशिएशन सारे एसेट्स में जिसमें भी डेप्रीशिएशन चार्ज करना है वो लेस करना होगा। ठीक है, ये है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी हमें इसको माइनस करना होगा। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, अगर मेरा एक जगह है जहां पे मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैंने मशीनरी लगाए हुए है, तो वो मशीनरी मेरे लिए एसेट्स है। कल बुरा टाइम आएगा तो मैं उसको बेचूंगा और मुझको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी भी मेरे लिए एसेट है। सिमिलरली फर्नीचर, जो ऑफिस में फर्नीचर होता है, इक्विपमेंट होते हैं, कंप्यूटर्स ये वगैरह, ये सारे मेरे लिए क्या हो जाएंगे? एसेट हो जाएंगे। कल को इसको भी तुम बेच के क्या मिल सकता है? तुमको पैसे मिल सकते हैं, या तो ये आज की तारीख में इन चीजों के वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से आपको पैसे मिल रहे हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी मोटर वैन। अगर मेरा बिजनेस है जिसमें मैं लोगों को गुड्स डिलीवरी कर रहा हूं, तो मेरी जो वैन है, ट्रक है, टेम्पो है, वो ऑफकोर्स मेरे लिए एसेट्स होगा। नेक्स्ट है लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रेमाइसेस। ये एक जगह है, खुला जगह है या कोई प्रॉपर्टी है जो मैंने किसी को रेंट पे दे दी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी फिलहाल तो मेरी है, कल उठ के मुझको इसके वजह से पैसे ही मिलने वाले हैं। तो लीज होल्ड प्रेमाइसेस एक जगह है जो प्रॉपर्टी है अपना, जिसके वजह से मुझे पैसे मिलेंगे, तो ये एसेट्स है। नेक्स्ट है पेटेंट्स। पेटेंट्स के साथ मैं बताना चाहूंगा पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे आजकल ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर पेटेंट में बताऊं आपको, तो सपोज मैंने एक ग्लास के पीस में एक मोबाइल बना दिया, तो वो मैं कर अगर वो बिजनेस का ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा इन्वेंशन कोई कॉपी ना कर ले, तो मैं उसको करवा दूंगा पेटेंट्स। पेटेंट्स मुझे राइट देता है कि ये प्रोडक्ट कोई कॉपी ना कर ले। अगर किसी ने कॉपी कर लिया तो मैं उस पर केस कर सकता हूं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरा इन्वेंशन है, आप ये बना सकते नहीं हो। इस वजह से पेटेंट्स मुझे राइट दे रहा है और ये मेरे लिए हो जाएगा एसेट्स। सिमिलरली कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अगर मैंने कोई टेक्स्ट बुक बना दी अकाउंट से रिलेटेड, तो वो मैं कॉपीराइट करवा दूंगा ताकि कोई कॉपी ना कर सके। इस वजह से वो भी मुझे राइट दे रहा है कि कोई कॉपी ना कर सके और मैं बिजनेस कर सकता हूं आसानी से, तो ये भी मेरे लिए एसेट्स होगा।
पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लूज टूल्स। अगर हम लोग की फैक्ट्री है, फैक्ट्री में समझो वो हथौड़ी, पाना, पक्कड़, ये सब हमारे पास पड़े हुए जो सालों साल चलने वाले हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, लूज टूल्स। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, हमारे लिए ऑफकोर्स एसेट्स है क्योंकि वो कल को हमको पैसा दिलाएगा। इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि वो पैसा ग्रो हो। ठीक है, अगर मैं किधर जाके फिक्स डिपॉजिट करके आऊंगा तो वो मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, वो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो उस वजह से अभी तो पैसे गए लेकिन वो बढ़ के मुझे पैसे मिलेंगे और वो मुझे पैसे दिलाएगा, इस वजह से वो मेरे लिए एसेट्स है। नेक्स्ट है स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स। सेम लूज टूल के जैसा सोच लो, सारे स्पेयर पार्ट्स जो हमारे लिए हमको सालों साल काम आते रहेंगे, सालों साल रहने की वजह से भी वो हमारे लिए एसेट्स होगा। एक सेकेंड, ओके। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। ये जरा ध्यान से समझना। प्रीपेड एक्सपेंस, समझो कोई खर्चा, कोई एक्सपेंस मैंने एडवांस में भर दिया है, जिसका वक्त भी अभी तक नहीं हुआ है, और मैंने वो एक्सपेंस एडवांस में भर दिया है, तो ऑफ कोर्स जब वो भरने का टाइम आएगा तब मुझे वो भरना नहीं पड़ेगा और मेरे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि मैंने एडवांस में भरा हुआ है, तो मेरे पैसे बच जाएंगे। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एसेट्स। ओके। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इनकम। अगर मैंने किसी के लिए काम किया है और वो पैसे मुझे अभी भी मिले नहीं है, लेकिन वो मुझे मिलने वाले हैं, तो वो पैसे मुझे मिलने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, मैंने काम कर लिया है, मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया है, उससे मुझे फीस मिलने वाली है, तो वो फीस मुझे कल को मिलेगी, इस वजह से वो पैसा आने वाला है, इस वजह से वो है एसेट्स। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस। ये वो लोन्स एंड एडवांसेस है जो मैंने किसी को लोन दिया है, मैंने किसी को पैसे दिए हैं, तो वो मेरे लिए लोन्स एंड एडवांसेस होगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में मुझे वो पैसे आएंगे, मैंने पहले दे दिए थे लोन की तरीके से, अभी वो पैसे मुझे आएंगे, इसलिए वो मेरे लिए एसेट्स होगा। क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक लास्ट ईयर के एंड में 31 मार्च, कोई भी ईयर के 31 मार्च के एंड में मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, वो ऑफकोर्स मेरे लिए एसेट्स होगा, क्योंकि वो कल को मुझे बेच के पैसे ही दिलाने वाला है। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। बिजनेस में जो हमारे कस्टमर हमसे क्रेडिट लेते हैं और वो हमें प्रॉमिस करते हैं कि इन फ्यूचर हम आपको पे करेंगे, तो वो हमारे लिए हो जाएंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हमें फ्यूचर में जिनसे पैसे लेने हैं, बिजनेस के कस्टमर, हमारे कस्टमर जिससे हमें पैसे लेने हैं, तो ऑफकोर्स ये हमारे लिए एसेट्स होगा। यहाँ पे एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड वो सब है, वो मैं आपको जब सम करवाऊंगा तब मैं सारे एडजस्टमेंट समझाऊंगा, अभी मैं बेसिक चीजें ले रहा हूं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अगर मैंने कोई इंश्योरेंस क्लेम किया है, कोई एक्सीडेंट हो गया था जिसमें हमें हमारा एक गुड्स का नुकसान हो गया था, वो नुकसान के लिए हमने इंश्योरेंस पहले से ही करवा लिया था पहले, तो अगर अभी जब वो नुकसान हुआ है तो हम वो क्लेम करने जाएंगे और वो क्लेम हमको पैसे मिलने वाले हैं, अभी भी वो क्लेम चल रहा है, वो प्रोसेस में है, तो वो हमको पैसे दिलाएगा इन फ्यूचर, इसके लिए आएगा एसेट्स में। बिल्स रिसीवेबल, सिमिलर टू सन्ड्री डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल में आपको एक बता देता हूं। समझो एक ए पर्सन है जिनको मैं जानता नहीं हूं, जिन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे गुड्स बेचो, मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा। तो क्योंकि मैं उसे जानता नहीं हूं, इसके लिए मैं एक प्रूफ की तरीके से एक बिल बनाऊंगा और वो बिल में मैं लिखूंगा कि फलाना फलाना 25,000 मुझे लेना है इनसे 3 महीने के बाद, और ये पैसे मुझे आप दोगे 3 महीने के बाद, तो उनसे मैं साइन करवा लूंगा। तो अब ये प्रूफ मैं मेरे पास रखूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि इन्होंने मेरे से गुड्स लिया है। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल, कल को 3 महीने के बाद मैं क्या करूंगा, वो बिल लेके उनके पास जाऊंगा और वो बिल से मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल सिमिलर टू सन्ड्री डेटर, इनसे हमें पैसा लेना है, वो हमारे लिए एसेट्स है। नेक्स्ट है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जो पैसे हमारे बिजनेस में कैश के फॉर्म में हमारे पास पड़े हुए हैं, वो है कैश इन हैंड, और जो बिजनेस में हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, हमारे अकाउंट में, करंट अकाउंट में, वो है कैश एट बैंक। तो ये तो नॉर्मली कैश ही है, इसलिए ये ऑफकोर्स आएगा एसेट्स में।
नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये भी मैं आपको इन डिटेल बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये करने से मतलब नहीं है इस वजह से। तो एसेट साइड मैंने सारी कवर कर ली है, अब मैं कवर करूंगा लाइबिलिटीज। एसेट्स में आपको सिर्फ इतना सोचना है कि किससे मुझे पैसे लेने हैं या तो कैसे मुझे पैसे आएंगे, तो वो है एसेट जो मुझे पैसे दिलाएगा। सिमिलरली लाइबिलिटीज में आपको सोचना है कि जिनको मुझे पैसे देने हैं इन फ्यूचर या तो अभी, जिनको मुझे पैसे देना बाकी है, वो आएगा लाइबिलिटीज में। एक्सपेंस और लाइबिलिटीज में दो फर्क है फ्रेंड्स। एक्सपेंस और लाइबिलिटी में ये फर्क है, एक्सपेंस जो मेरे जेब से चला गया और लाइबिलिटीज ये है जो मेरे जेब से अभी इन फ्यूचर जाने वाला है। तो ठीक है, लाइबिलिटीज में कैपिटल क्यों आता है ये मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे कैपिटल में ए बी सी दिया है क्योंकि ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, इस वजह से यहाँ पे 3 पार्टनर है, तो ये तीनों के कैपिटल यहाँ पे। तो जब 3 पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस अलग आप सोच लो और पार्टनर्स अलग सोच लो। बिजनेस को पार्टनर्स ने पैसे दिए हैं, कल को अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो वो पार्टनर्स बिजनेस को क्या बोलेंगे, मुझे मेरे लगाए हुए पैसे वापस दे दो। तो बिजनेस के लिए तो वो लाइबिलिटी हो गया कि मुझे तो इनको कभी भी ये पैसा जब बिजनेस बंद होगा तो उनको देना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, क्योंकि बिजनेस जब बंद हो जाएगा तो बिजनेस को वो पैसा अपने पार्टनर्स को वापस देना है, इसलिए वो उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी। नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये भी अभी हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट अभी देखेंगे जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स क्या है, तो जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों मैं एक साथ ले लेता हूं। जब हम बिजनेस करते हैं तो हम प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट जो हम कमाते हैं वो हम सारा पैसा खर्च नहीं कर देते, हम उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते जाते हैं बुरे वक्त के लिए या तो एक्सपांशन के लिए, किसी भी चीज के लिए हमें ये पैसा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये पैसा साइड में जमा करेंगे। लेकिन ये पैसा जब हमने जमा किया हुआ है, कल को सेम सोच रखते हैं कि कल को अगर बिजनेस बंद होता है तो हर एक पार्टनर बोलेगा मुझे कैपिटल में तो हिस्सा चाहिए, प्लस मैंने जो जनरल रिजर्व हमने किया था उसमें भी मेरा हिस्सा है, वो भी मुझे दे दो। ठीक है, तो वो भी पैसा किसका है, पार्टनर्स का ही है। तो बिजनेस अलग और पार्टनर्स अलग, तो बिजनेस को ये पैसा किसे देना पड़ेगा, अपने पार्टनर्स को देना पड़ेगा, इसलिए ये बिजनेस के लिए हो जाती है लाइबिलिटी। प्रॉफिट होने के बावजूद हमें ये पैसा तो इन फ्यूचर अपने पार्टनर्स को ही देना है, इसलिए ये है हमारे लिए लाइबिलिटी। नेक्स्ट है लोन ऑन मॉर्गेज एंड बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर। तीनों लोन ही है, मैंने किसी से उधार लिया हुआ है, तो ऑफकोर्स वो कोई भी हो, बैंक हो या मेरा दोस्त हो या पार्टनर हो, कोई भी वो पैसा तो वापस मांगेगा ही, तो उनको मुझे पैसे वापस देने हैं। लोन ऑन मॉर्गेज में बताऊं तो जब हमने कोई चीज सिक्योरिटी के तौर पे किसी को दे दी है और हमने लोन लिया है उनसे पैसा, तो उसे बोलते हैं लोन ऑन मॉर्गेज। मॉर्गेज पे हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं, गोल्ड दे सकते हैं। ओके, तो ये लोन जिससे हमने पैसे लिए हैं उनको हमको पैसे लौटाने पड़ेंगे, इसलिए वो हमारे लिए है लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स मैं साथ में ले लूंगा, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर। तो बिल्स पेबल, जिस तरह से मैंने बिल्स रिसीवेबल बताया, वैसे मैंने किसी से माल उधार लिया है और उसको मुझे पैसे लौटाने हैं, वो मुझे जानता नहीं, तो उसने एक बिल बनवाया और वो बिल बना के मेरे से साइन करवा लिया और वो साइन करने के बाद बिल उसने रखा है। अब जब बिल का ड्यू डेट होगा तो वो मेरे पास आएगा बिल लेके कि भैया ये बिल के पैसे भर दो, तो मुझे वो पैसा उसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। और सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि जिनसे मैं रॉ मटेरियल उधार ले रहा हूं, उनको भी मुझे पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो ये वो लोग हैं जिनको मुझे पैसे देने हैं, इसलिए ये आएगा लाइबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको भी आप शॉर्ट वे में एक लोन की तरीके से ले सकते हो कि जब बैंक में हम पैसा, करंट अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी मिलती है ओवर ड्यू पैसा ओवर विड्रॉ करने की, तो जब हम बैंक से एक्स्ट्रा मनी उठा लेते हैं तो वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ये लोन की तरीके से ही काम करता है जिसपे बैंक हमें इंटरेस्ट चार्ज करता है, इसे भी ऑलमोस्ट लोन ही समझ सकते हो आप। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर में आप देखते रहोगे ये सब एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट, वो भी मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूं, वो मैं एडजस्टमेंट में कवर कर रहा हूं। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी मैं एडजस्टमेंट में कवर कर लूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये वो है कि वक्त हो गया है वो एक्सपेंस भरने का। फॉर एग्जाम्पल सैलरी,
फॉर एग्जाम्पल सैलरी का वक्त हो गया है 3 महीना, मैंने किसी को सैलरी नहीं दिया है, तो वो मेरे लिए हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। इलेक्ट्रिसिटी बिल वक्त हो चुका है, उसका ड्यू हो गया है, वो भरना पड़ रहा है, लेकिन मैंने अभी तक भरा नहीं वक्त होने के बाद भी, तो वो हमारे लिए हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और वो फ्यूचर में हमको भरना ही पड़ेगा। इस वजह से सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी होंगे। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझो कोई काम के लिए मैंने एडवांस में पैसे ले लिए, तो अभी भी वो काम करना बाकी है, लाइबिलिटी है मेरी। या तो वो काम का एडवांस ले लिया था और ऐसा वक्त आ गया कि वो कस्टमर ने बोल दिया नहीं मुझे काम नहीं करना है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो एडवांस लिए हुए पैसे की कोई गारंटी नहीं होती जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए। इसके लिए जो भी हमने इनकम एडवांस में लिया है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है जब तक काम पूरा होता नहीं तब तक, तो ये लाइबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेस। ईयर पूरा होने के बाद हमें भरना पड़ता है टैक्स, तो वो टैक्स भरने के लिए हमने थोड़ा सा पैसा पहले से ही साइड में जमा करके रखा है। ये पैसा जमा तो हो गया है, लेकिन ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा टैक्स हमें भरना है गवर्नमेंट को, तो ये पैसा भी हमारा नहीं है, वो हमें भर देना है किसी गवर्नमेंट को, इस वजह से ये भी हमारे लिए आएगा लाइबिलिटीज। ओके, तो ये लास्ट था। यहां पर मैंने पूरा बैलेंस शीट कवर कर लिया है। बैलेंस शीट को अच्छे से आप एक बार लिख के रिवाइज करिए, बैलेंस शीट हमें आना बहुत जरूरी है, रिवाइज करके रखिए। और ये वीडियो के एंड में मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया है, एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वो आप अटेंड करिए और उसके मार्क्स जो आपको आते हैं वो प्लीज मेरे साथ शेयर